Hi everyone, I again welcome you all in our daily The Hindu newspaper based analysis video where we try to cover the hot topics of the day by using some high value MCQs, है ना? So we can retain better. So let's just start. First question is pretty much simple. APEDA is an autonomous authority primarily concerned with which of the following? APEDA आपको पता होना चाहिए, the Agricultural and Processed फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो भी फूड प्रोडक्ट्स या जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उससे जो भी प्रोड्यूस होता है या एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होता है उसके एक्सपोर्ट से रिलेटेड, मतलब कि इसके एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर किया जाए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन, वो सारी चीज़ें जो है उसको लेके ये ऑटोनोमस अथॉरिटी है। सो सिंपली प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। बहुत सिंपल है। रेगुलेटिंग डोमेस्टिक एमएसपी फॉर क्रॉप्स, नहीं ये गलत है ना। रेगुलेटिंग के लिए आपको पता होगा वैसे तो, है ना। सो सबसे पहले जैसा आपका अप्रूवल मिलता है एमएसपी के लिए सीसीईए से, कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, जो आपका एमएसपी को अप्रूव करता है किसी भी क्रॉप के लिए। उसके बाद इसको अप्लाई रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करता है आप, मतलब जो एक्चुअल रिकमेंडेशन है दैट इज योर सीएसीपी, है ना। सो आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, है ना। जो सारी चीज़ें मतलब आपका कंसिडर करके कि मार्केट ट्रेंड और सारी चीज़ें, मतलब मैंडेटेड क्रॉप्स हर एक प्लांटिंग सीजन के हिसाब से। तीसरा आपका एडमिनिस्टरिंग फूड सब्सिडीज अंडर एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट 2013। ये भी नहीं हो सकता। मैनेजिंग फूड ग्रेन बफर स्टॉक से भी नहीं हो सकता। तो ये हुआ, है ना, सिंपल है। आगे चलते हैं। सो सेकंड इज योर अपेडाज न्यूली लॉन्च्ड भारती इनिशिएटिव एम्स टू। सो अपेडा ने क्या किया है? अपेडा ने एक भारतीय इनिशिएटिव मतलब लॉन्च किया है जिसमें इनका एम है कि वो जो इंडिया के जो एग्रीकल्चरल बेस्ड जो स्टार्टअप्स होंगे, फूड स्टार्टअप्स एग्रीकल्चरल बेस्ड, ऐसे 100 स्टार्टअप्स को वो फंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एक्सपोर्ट के लिए। अभी अभी हमने ऊपर देखा ना इस क्वेश्चन में क्या काम होता है इसका, प्रमोट करना है एक्सपोर्ट को। किसका? जो भी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं या एग्रीकल्चरल से जो भी निकलती चीज़ें हैं ना, मतलब जो भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 ऐसे न्यू स्टार्टअप्स, है ना। आपको पता होना चाहिए स्टार्टअप कैसे डिफाइन होता है, वो आपको पता होना चाहिए, वो मुझे बताने की नीड नहीं है। 100 एग्री फूड प्रोडक्ट्स, सॉरी स्टार्ट एग्री फूड स्टार्टअप्स, है ना। एंड टारगेट कितना है कि इतना आपका फूड एक्सपोर्ट हो पाए बाय 2030। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो फूड एक्सपोर्ट है उसका टारगेट रखा गया है $50 बिलियन, है ना। सो ये है, ये इसका इनिशिएटिव का एम है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कोलिजियम सिस्टम, है ना, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हायर जुडिशरी। आपको पता होना चाहिए हायर जुडिशरी में क्या आता है हमारे, मतलब बेसिक पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना। बाकी इसके नीचे सारी लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी में दोनों आते हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, देखो एक तो होता है नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वो डिसाइड होता है बाई लॉ। उसका काम, वो काम होता है लेजिस्लेचर का, स्ट्रेंथ, है ना। तो जैसे अभी 32 है सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्ट्रेंथ, है ना। लेकिन वो स्ट्रेंथ में होगा कौन, ये आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अपने कोलिजियम के हिसाब से डिसाइड करता है। तो मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम की बात करूं तो उसमें आपका सीजीआई, है ना, ऑब्वियसली सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। और वैसे ही आपका अगर मैं हाई कोर्ट के लेवल पे बात करूं तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट, है ना। यहाँ पे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यहाँ पे आपके चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्पेसिफिक हाई कोर्ट। तो बात वो नहीं है, कंपटीशन तो आपको चलो पता है। इस इनका काम क्या होता है? अपॉइंट करना, रिकमेंड करना कि कौन क्या कैसे अपॉइंटमेंट होगी, है ना। करेक्ट अबाउट द कोलिजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि कोलिजियम सिस्टम आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इट इज़ नॉट मेंशनड इन या प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे आया था? ये आया था आपका जजेस जो केस थे ना, जैसे सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। तो सेकंड जजेस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से या मतलब जुडिशरी के ऑर्डर से आपका एक मतलब ऐसा कन्वेंशन बना है ना आपका। तो it originated from a series of Supreme Court judgments, the judges' cases, and is not textually in the Constitution. बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं, कोलिजियम इज नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इजी है। नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ द कोलिजियम इनटू अ 5 मेंबर बॉडी, है ना। तो पहले क्या होता था, जब ये शुरू में सेकंड जजेस केस में आया था तब आपका सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज जस्ट लाइक हाई कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में ही होता था, लेकिन बाद में इसको एक्सपेंड करके कितना किया गया है आज के टाइम पे, मैंने अभी ऊपर बताया
4 है ना। तो ये हुआ था थर्ड जजेस केस के साथ। तो ये आपका सिंपल है। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अंडर हिमाचल प्रदेश हाइड्रो पावर पॉलिसी ऑफ 2006, है ना। इसमें क्या है कि जो भी आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी आउटपुट कैपेसिटी 5 मेगावाट से ऊपर है, दे आर टिपिकली रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट अ परसेंटेज ऑफ देयर फाइनल प्रोजेक्ट कॉस्ट टुवर्ड्स, उसी को लोकल एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए तो इसके लिए फंड बनते हैं, या जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड या लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ताकि उस जो मतलब जहाँ पे वो लगाया है उसके आसपास के एरियाज में आपका उन्हीं के प्रॉफिट का कुछ यूज हो पाए, है ना। तो रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, अराउंड 1 to 1.5%, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लाटा कंट्रीब्यूशन। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया, अच्छा एमपी लाइट्स, है ना, आपको पता ही होगा। एमपी लाइट्स में क्या होता है, हर एक एमपी के पास आपका 5 करोड़ पर ईयर के मतलब जो काम ऑथराइज करने की पावर होती है ना। तो ये आपका किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आपका आता है मोस्पी के अंदर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, है ना। ये आपका इसको एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें 5 करोड़ हर साल हर एमपी के पास अपना जो भी फंड होता है वो अपने एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अभी हाल ही में ये बिल आपका पास हुआ, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025। इसका काम है जो इंडियन पोर्ट्स है, इंडियन मैरीटाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेगुलराइज करना। तो इसमें आपका स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स बनेंगे और साथ ही साथ काउंसिल बनेगी, एक डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी जो आपका पोर्ट डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ देखिए। पोर्ट डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आज के टाइम पे जितना भी, जैसे देखो मिडल ईस्ट क्राइसिस होता है तो आपका स्वेज कनाल ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इशू हो जाता है, मतलब जो भी आपका ट्रेड रूट, या जैसे आपका लास्ट टू लास्ट ईयर आपका क्या होता है, स्वेज कनाल ब्लॉकेज हुआ था, है ना। तो इस चीज़ों की वजह से क्या होता है, ट्रेड डिस्ट्रप्शन होता है। तो इंडिया चाहता है कि हम आप क्या करें कि पोर्ट बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। उससे एक तो क्या फ़ायदा होगा, जहाँ पे पोर्ट बनेगा, अब जैसे मान लो इंडिया अगर यहाँ पे है तो वेस्ट से जो भी शिप ईस्ट को जाएगी या ईस्ट से वेस्ट को, अगर यहाँ से होते हैं इंडियन ओशन से होते हैं, तो उसको रुकने के लिए एक हॉल्ट प्लेस मिल जाएगा। तो वहाँ पे रुकेंगे तो उस बात का रेंट होगा, सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी, तो इसीलिए, है ना। तो एम्पावर स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स एंड एस्टेब्लिश अ मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल फॉर स्ट्रक्चर्ड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना। तो 7th ईजी है। आगे चलते हैं। 8th, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, जीएसटी काउंसिल की जो रिसेंट एक अनाउंसमेंट हुई है, दे हैव रिसेंटली रिफॉर्म द जीएसटी स्लैब सिस्टम, है ना। तो 2 स्लैब जीएसटी स्ट्रक्चर लाया। द मेन रेट पेयर जो कि होंगे आपका, पहले 4 स्लैब सिस्टम था, इसको घटा करके अब सारी मैक्सिमम चीज़ें 2 स्लैब के अंदर आ जाएंगी। 95% ऑफ द थिंग्स, 95 to 99% ऑफ द थिंग्स, जो कि आपका 5% एंड 18%, है ना। तो मतलब आपका 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए और एक स्लैब एक्स्ट्रा लाया गया 40%, जिसमें आपका अल्ट्रा लग्जरी या आपका सिन गुड्स होती हैं। सिन गुड्स मतलब कि जो हमारे आसपास कंजम्पशन से जिनका मतलब हानिकारक होती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और हमारे लिए, लोगों के लिए। क्यों, जैसे आपका शराब हो गई, आपका सिगरेट हो गई, आपका मतलब ये सारी चीज़ें। और दूसरे बाद लग्जरी गुड को क्यों मतलब ऐसे काउंट किया गया, जस्ट लाइक सिन, बिकॉज जो भी लग्जरी सामान है, जैसे मान लो मर्सिडीज़ की गाड़ी है, अब वो अगर इंडिया में अगर आपने इंपोर्ट करी है तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है तो उसको भी हमें रोकना होता है। तो इसीलिए उसको भी हम ऐसे ही लेते हैं कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ, ताकि कोई इंसान बाहर से ना खरीदे महंगी चीज़ें, है ना। तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट घटाने के लिए, तो ये है, ईजी है ना। तो जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किया है। नेक्स्ट इज योर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स लॉन्च हुआ है 2025 का। तो इसमें क्या है, आइसलैंड ने इसको टॉप करा है पीस के मामले में, और इंडिया की रैंक 115 है। कितनी है, 115, है ना। और नेशंस लाइक रशिया यूक्रेन जहाँ पे वॉर चली है उनको बहुत लोएस्ट रैंकिंग में रखा गया है ना। तो दिस इज सिंपल। ये आपका लॉन्च कौन करता है, ये आपका करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी, है ना। नेक्स्ट, next is your pretty much simple question. The GST Council in India is best described as a statutory nahi. It is not just by a random parliamentary law. It is a constitutional body mentioned under 279A, है ना। तो this is your constitutional body established under Article 279 of the Constitution, ठीक है। गुड। सो इजी था, है ना। और आपको पता होना चाहिए जीएसटी काउंसिल आपका, या जीएसटी आपका आया था 100
फर्स्ट अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं 11th, वन ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्ट। अब देखो जो आपका जीएसटी 2 स्लैब सिस्टम लाया गया उसकी ज़रूरत क्या है, तो उसके कई सारे आपको रीज़न बताए गए हैं ऑफिशियल, तो वो कुछ समझने का ट्राई करते हैं इससे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जब जीएसटी 5% 18% हो जाएगा तो टैक्स रेट आपको ना सिंप्लीफाई दिखेगा, रेट स्ट्रक्चर सिंपल होगा तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है कि बिजनेस करने में दिक्कत हो जाती है, काफ़ी सारे स्लैब। अब कई बार क्या होता है कि चॉकलेट की एक टाइप की पैकिंग के लिए आपको 5%, दूसरी टाइप की पैकिंग के लिए आपको 12%, तो कन्फ्यूजन हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें आम इंसान को आसानी से समझ पाए, आम बिजनेसमैन आसानी से समझ पाए, इसीलिए सिंप्लीफाई द रेट स्ट्रक्चर टू बूस्ट कंजम्पशन। अब जिस चीज़ें सस्ती होंगी, अगर मान लो जो चीज़ पहले 18% स्लैब में पड़ती थी वो 5% में अगर पड़ गई, या 12% वाली 5% में पड़ गई, 28 वाली 18 में, तो जितना भी जो मतलब आपका सस्ती चीज़ें हो रही हैं तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, खरीदेंगे तो क्या होगा, पैसा मार्केट में आएगा, पैसा मार्केट में आएगा तो जॉब क्रिएशन होगा, क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ें बनानी पड़ेंगी तो कंपनीज क्या करेंगी, लोगों को हायर करेंगी, जॉब क्रिएशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है उसके साथ डील कर सकते हैं, ऐसे, है ना। दूसरा टैक्स बेस वाइडन होगा। टैक्स बेस क्यों वाइडन होगा, देखो अगर आपके पास मान लो अच्छा खासा पैसा है तो आप कंज्यूम अच्छा खासा करोगे, जॉब क्रिएशन होगा तो सबके पास पैसा आएगा, और इससे क्या होगा कि आपका अगर सारी चीज़ें रेगुलराइज होंगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो लोग टैक्स बेस में भी आ सकते हैं ना, टैक्स मतलब जो पे करने की चीज़ें होती हैं, है ना। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंने आपको बताया कि बिजनेस कंप्लाइंस, बिजनेसमैन जो होते हैं जिनको जीएसटी के साथ कंप्लाई करना पड़ता है उनके लिए ईजी हो जाएगा, 2 स्लैब स्ट्रक्चर में उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो दिस इज सिंपल, है ना। और आप ये बोल सकते हैं कि भले ही यहाँ पे बोला जाता है कि रेवेन्यू लॉस है, लेकिन हाँ, रेवेन्यू लॉस फिजिकल बूस्टिंग के लिए कुछ हद तक चल पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली रेवेन्यू भी कौन कमा के देगा, आपकी देश की इकोनॉमी है। तो अगर आपकी देश की इकोनॉमी को एक फिजिकल बूस्ट मिल रहा है तो इट इज़ गुड टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लॉस, है ना, उसका कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें इश्यूज़ क्या क्या है कि स्टेट्स को यही दिक्कत है कि उनको उनका कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाता ऑलरेडी, और आगे भी और ज़्यादा दिक्कतें होती रहेंगी। नेक्स्ट इज वेरी मच सिंपल क्वेश्चन, एमजी नरेगा बंगाल में इशू चला है, एमजी नरेगा को मतलब हाई कोर्ट वाला, है ना। तो एमजी नरेगा इज इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ग्रामीण विकास मिनिस्ट्री जो होती है, रूरल डेवलपमेंट, वो आपका एमजी नरेगा को चलाती है ना, इज़ अ फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, है ना। तो एमजी नरेगा आपको वैसे भी पता होगा। और आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए, ये जो फ्लैगशिप है ना, फ्लैगशिप का मतलब पता होना चाहिए कि वो स्कीम्स जो गवर्नमेंट के लिए अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी की होती है ना, और जिसका इफेक्ट अमंग द ग्रेटर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपको दिखता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स, है ना। 13th इज अंडर एमजी नरेगा, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वेज पेमेंट्स आर नॉर्मली डिसबर्स्ड बाय विच मैकेनिज्म। तो अब तो आपको बताइए, डीबीटी ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सीधे आधार लिंक अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र होता है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, फ्रॉड्स या आपका जो पेमेंट डिलेज है उनसे डील किया जाए, या जैसे जो आपका मिडल मैन करप्शन जो होता है उससे डील किया जाए, करप्शन, है ना। इनटू बेनिफिशियरीज, तो डीबीटी से होता है, लेकिन डीबीटी का कौन सा मतलब सिस्टम, तो एबीपीएस, आधार बैंक पेमेंट सिस्टम, या आधार इनेबल्ड, सॉरी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, है ना। जिसको मैनेज कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। एनपीसीआई कौन मैनेज करता है, एबीपीएस या एईपीएस को कौन मैनेज करता है, एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या, आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका जो एक अम्ब्रेला एंटिटी है, ये यूपीआई और इन सब चीज़ों से डील करने के लिए, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। So that's all for the day. I hope you like the video, है ना। And if you like the video, do subscribe, share, and like and comment. Do whatever you can, है ना. Do whatever you feel like. Thank you so much. We'll see you all in the next video.